वालेकुम मेरे व्यूअर्स। आई एम अल्ताफ हुसैन एंड यू आर वेलकम इन सोशल स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रूरल सोशियोलॉजी का सेकंड टॉपिक नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोशियोलॉजी पे हमने बात करनी है कि रूरल सोशियोलॉजी बाय नेचर बाय कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और हम क्यों स्टडी करते हैं रूरल सोशियोलॉजी को। तो आज का यही हमारा टॉपिक होगा। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसकी नेचर के बारे में बात करेंगे कि भाई नेचर रूरल सोशियोलॉजी क्या है। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथडोलॉजी, ये बाय नेचर ये है कि ये एक साइंटिफिक मेथडोलॉजी यूज करती है। रूरल सोशियोलॉजी की नेचर में साइंटिफिक मेथडोलॉजी यूज करना ये शामिल है। ये साइंटिफिक टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, मतलब डेटा कलेक्शन होती है, उसके बाद प्रॉपर इसकी ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, केस स्टडी जो भी होता है, इसके जो शेड्यूल, क्वेश्चनियर, इसके थ्रू ये डेटा कलेक्शन करती है और उस डेटा कलेक्शन के बाद ये एक रिजल्ट देती है। किसी भी सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी जो होती है उसकी अपनी रूरल सोसाइटी होती है, रूरल कम्युनिटी होती है, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद है कि फैक्ट्स एक्यूमुलेशन, फैक्ट्स पर बेस करती है। इसकी रूरल सोशियोलॉजी जो है एक फैक्ट बेस्ड स्टडी करती है। रूरल सोशियोलॉजी ऑलवेज फाउंड ऑन फैक्चुअल स्टडी। ठीक है, फाउंड ऑन फैक्चुअल स्टडी पे बेस कर रही होती है। इट स्टडी द रूरल सोशल रिलेशनशिप एंड एक्टिविटीज इन ए फैक्चुअल मैनर। ठीक है, फैक्चुअल मैनर में ये स्टडी कर रही होती है। इट मेक्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ फैक्ट्स, जनरल प्रिंसिपल एंड थ्योरीज इन्वॉल्व इन देम। ठीक है, इन सब की ये क्या है, एक फैक्चुअल स्टडी कर रही होती है। उसके बाद है एम्पेरिसिज्म। ये अनलाइक द नेचुरल साइंसेस दैट कैरी आउट, नेचुरल साइंसेस क्या होती है, हमारी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनकी हम जब जो हैं तो लेबोरेटरीज होती हैं, तो वो एक रूम के अंदर, एक कमरे के अंदर, एक हॉल के अंदर वो लेबोरेटरीज होती हैं। लेकिन हमारी जो सोशियोलॉजी है तो उसकी जो कम्युनिटी है, उसकी जो लाइब्रेरी है वो होल वर्ल्ड है। ठीक है, लेकिन जब बात आए रूरल सोशियोलॉजी की, तो रूरल सोशियोलॉजी की रूरल कम्युनिटी और जो है ये इसकी मेन लेबोरेटरी है और इसकी जो एक्सपेरिमेंट होता है वो वहीं पे जाके रूरल कम्युनिटी में जाते हैं रूरल सोशियोलॉजिस्ट और वो उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, रूरल सोशियोलॉजी uses the empirical method in the form of field work। फील्ड वर्क की सूरत में एम्पिरिकल मेथड यूज करते हैं। फॉर अ रूरल सोशियोलॉजिस्ट गोइंग टू द फील्ड कैरीज द मींस significance as the help in her to gather the relevant data on the basis of which he formulate the theories and provides। ये सारी जो डेटा कलेक्शन होती है उसकी बेसिस पे ही वो थ्योरीज देते हैं, वो कुछ रिजल्ट्स वगैरह जो भी कुछ होता है वो सारा उस बेस पे देते हैं। किसकी बेस पे देते हैं, वो अपने डेटा कलेक्शन की बेस पे देते हैं। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी पाई जाती है क्योंकि कोई भी जो डेटा होता है रूरल सोशियोलॉजी का वो एक्चुअल डेटा होता है। जब रूरल सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो फील्ड में जाते हैं, एक्चुअल डेटा देते हैं, लेते हैं और वहां से उसकी बेस पे तमाम तर जो भी आगे उन्होंने सेटिंग करनी होती है, जो उन्होंने डिजिट प्रोवाइड करने होते हैं, वो सारे डिजिट जो हैं, जो उनकी इंफॉर्मेशन है, उन सारी इंफॉर्मेशन को वो अपनी स्टडी की बुनियाद पर लेके आते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी पाई जाती है इसमें। एक्यूरेसी इस तरह से होती है, एक सोशल वर्कर, सोशियोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करके गया है और कोई कहे कि ये जो डेटा है ये रॉन्ग है, तो वो आके दोबारा चेक कर सकता है और वो उस चेक करने के बाद जब वो फील्ड में दोबारा आएगा उस बेस पे उसे पता चलेगा कि ये जो स्टडी है रियल स्टडी है, एक्चुअल स्टडी है, एक्चुअल डेटा है, ताकि वो दोबारा जब चेक करेगा, दोबारा उन्हीं लोगों से वो डेटा कलेक्शन करेगा, सेम रिजल्ट्स आएंगे, तो इससे उसकी एक्यूरेसी क्या होती है, चेक हो सकती है। उसके बाद हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ केज फैक्ट रिलेशनशिप। केज फैक्ट रिलेशनशिप बाई एक चीज जो होती है इंटरडिपेंडेंट, ये किस चीज से, किस तरह से एक जो वजह है, एक मतलब एक कोई मसला है ना, उसकी पीछे जो वजूहात हैं। ठीक है, एक मतलब उन्होंने यहाँ पे मिसाल दी है कि इन द एग्जांपल ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी द रेट ऑफ डिवोर्स इंक्रीजेस रैपिडली ड्यू टू द फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन। अब रिलेशन, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, फैमिली स्ट्रक्चर के साथ उसने किस चीज को जोड़ा है, डाइवोर्स रेट को जोड़ा है।
ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो फैमिली का जो सिस्टम है वो तब्दील हुआ है, इस वजह से डाइवोर्स रेट क्या हो गया, ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ये चीज इसी तरह वो क्या क्या चीज करती है, वो केज एंड इफेक्ट बेस्ड रिलेशनशिप मतलब स्टडी पेश करती है, इसको बताती है। प्रिडिक्शन प्रोवाइड करती है हमें इवेंचुअली ऑन द बेसिस ऑफ केज इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसा कि केज इफेक्ट हम रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं, उनकी उनकी बुनियाद पर रूरल सोशियोलॉजी बिकम द कैपेबल टू एंटीसिपेटिंग द फ्यूचर एंड मेक द प्रिडिक्शन कंसर्निंग। हाँ, फ्यूचर को हम देख रहे होते हैं कि ये जो सोशल चेंज है इस तरफ जा रही है, ये मुड़ रही है, ये इस साइड पे मुड़ रही है। तो उस बेस पे हम उसे क्या करते हैं, उसकी हम एक स्टडी लेते हैं, उस बेस पे हम उसे डिवाइड कर लेते हैं और उस बेस पे हम ये चीज अंदाजा लगा लेते हैं कि ये नेक्स्ट फ्यूचर में ये कुछ होने वाला है, कि इस बुनियाद पर वो फ्यूचर के बारे में पेशन गोई प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसकी नेचर, हमारी यही एंड होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि ये किस तरह से अहम है और क्या इसकी खूबियां हैं। ये हेल्प करती है रूरल सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, रूरल सोशल प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं उनको सॉल्व करने में ये मदद देती है। उसके साथ हेल्पफुल इन रूरल सोशल रिकंस्ट्रक्शन, जो रूरल होती है उसकी सोशल समाजी रिकंस्ट्रक्शन के लिए ये बहुत ज्यादा मददगार होती है। रिकंस्ट्रक्शन वो फैक्ट बेस और सारी जो हकीकत बयान करके उसकी बुनियाद पर वो क्या करती है, रिकंस्ट्रक्शन में मदद देती है। हेल्पफुल इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी के डेवलपमेंट में रिकंस्ट्रक्शन मतलब उसकी डेवलपमेंट में रिकंस्ट्रक्शन में ये क्या करती है, मददगार साबित होती है। हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द रूरल एंड अर्बन लाइफ, रूरल और अर्बन दोनों लाइफों को अंडरस्टैंड करने के लिए भी मदद करती है। किस तरह अर्बन, क्योंकि ये तो रूरल सोशियोलॉजी तो रूरल स्टडी करेगी ना, लेकिन अर्बन को किस तरह, अर्बन को इस तरह से ये अंडरस्टैंड करने में मदद देती है कि जो उनके डिफरेंसेस होते हैं उनको ये सामने लाती है कि रूरल और अर्बन लाइफ एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट हैं। उसके बाद है हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ अग्रेरियंस, जो अग्रेरियंस होते हैं, फार्मर्स होते हैं, ये इन लोगों के जो मसाइल होते हैं उनको समझने में भी मदद देती है। ठीक है, हम अब देखेंगे कि हम सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी स्टडी क्यों करते हैं। रूरल सोशियोलॉजी इसलिए स्टडी की जाती है क्योंकि हमारी जो दुनिया की आबादी है वो उसमें मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में होती है। तो इसलिए ये अर्बन सोशियोलॉजी से भी क्या ज्यादा अहम है रूरल सोशियोलॉजी की को स्टडी करना। ठीक है, और इसमें ये स्टडी करना, इसमें जो हम पढ़ चुके हैं ये किस तरह से स्टडी कर रही है, तो इसलिए इस साइंटिफिक बेस की वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाकिस्तान की मिसाल लें, इंडिया की मिसाल लें, ठीक है, हमारी इतनी भी खास तौर पर एग्रीकल्चर बेस्ड जो कंट्रीज होते हैं, बांग्लादेश देख लें, तो ये यहाँ पर क्या होती है, हमारे पास जो आबादी है रूरल एरियाज में वो ज्यादा है, और जैसे पाकिस्तान में 61% है, तो इसमें रूरल सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंस इसी चीज से अंदाजा हो रहा है कि यहाँ 61% पॉपुलेशन ही रूरल एरिया से बिलोंग करती है, तो वहां कितनी ही किसकी अहमियत होगी। ठीक है, इसके बाद रूरल सोशियोलॉजी इज नॉट ओनली कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द फार्मर, ये सिर्फ फार्मर्स की स्टडी को नहीं कंसर्न करती, बल्कि जो भी लोग होते हैं इसके फार्मर्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। फार्मर्स के अलावा जो आम लोग होते हैं दूसरे, जिनका फार्मर नहीं होते, किसानों से कोई ताल्लुक नहीं होता, और लेकिन वो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, तो वो उनकी स्टडी को तवज्जो करती है। ठीक है, नंबर ऑफ फार्म पीपल इज इन डिक्रीजिंग एंड द अमाउंट ऑफ द फार्म लैंड इज आल्सो डिक्रीजिंग नाउअडेज। ठीक है, नंबर ऑफ जो फार्म पीपल है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, डे बाय डे किस तरह के जो देहातों से लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं सिटी एरिया की तरफ, अर्बनाइजेशन की तरफ लोग मूव कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, मॉडर्नाइजेशन को फिरोग दिया जा रहा है, लोग इसको एक कम पेशा समझने लग गए हैं, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पेशा नहीं, बल्कि लोग और पेशे इख्तियार कर रहे हैं, बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, फैमिलियों में से कोई ना कोई बंदा बाहर जा रहा है, सिटी की तरफ वो मूव कर रहे हैं। इस बेसिस पे क्या होता है, उन्होंने ये कहते हैं कि ये फार्म, जो नंबर ऑफ फार्म किस तरह से डिक्रीज कर रही है, जिस तरह हम देख सकते हैं कि डे बाय डे हमारे जो शहर हैं वो एक्सटेंड करते जा रहे हैं, और इन शहरों के एक्सटेंड होने की वजह से हमारी जो नंबर ऑफ फार्म पीपल जो लैंड हमारी है वो डिक्रीज हो रही है। हम देख सकते हैं कि जो शहर हैं दिन ब दिन फैलते जा रहे हैं, और उनके फैलने की वजह से वो हमारी जो एग्रीकल्चर की जमीनें हैं उन्हें क्या कर रहे हैं, वो खत्म करते जा रहे हैं।
जब एक शहर बढ़ेगा, आगे जो एग्रीकल्चर की ज़मीन होगी, जहाँ पे फसलें होती होंगी, तो वहाँ क्या होगा? दोबारा से वो फसल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो आबादी आ गई है और इस वजह से फार्म लैंड जो होंगी वो डिक्रीज़ कर देंगी। नंबर ऑफ द लाइवस्टॉक्स एंड द अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइजर मशीनरी एंड अदर रिसोर्सेज पर फार्म आर इंक्रीजिंग। पहले रिसोर्सेज की कमी होती थी, लेकिन अब इसकी कमी जो होती है वो इंक्रीज हो रही है। मतलब कमी नहीं, सॉरी, इसकी ये कमी पूरी होगी, मतलब अब वो जो सोर्सेज हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, वो सोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो फार्म है वो डिक्रीज हो रहे हैं। फर्स्ट, जमीन काश्त के लिए जमीनें कम हो रही हैं और उनको काश्त करने के जो जराए हैं, सोर्सेज हैं, आलात हैं, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहे हैं। यही आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने नेचर ऑफ द रूरल सोशियोलॉजी पढ़ा, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात की और हम क्यों स्टडी करते हैं रूरल सोशियोलॉजी को, इसको हमने बयान किया। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम रूरल सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंस और मजीद इसके तमाम तो जितनी भी सीरीज के इसमें शामिल होने हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं, वो इसी प्लेलिस्ट में हम अपलोड करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।